हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा, लेसन फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। वैसे तो ये 5 होते हैं। एक आपका ऑक्सीकरण तथा अपचयन है। एक क्या है आपका ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। बट बच्चों, हम आज इन चारों के ऊपर की जो 4th नंबर से लिखे गए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ साथ इनके साथ कोई भी मतलब नया जो बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद है वो नहीं बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे हमने मान लिया कि A और B को मिलाने से एक प्रोडक्ट कोई बना P, इसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये रिएक्शन आपका संयोजन रिएक्शन कहलाएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमने लिया है H2 और O2, इनके मिला कॉम्बिनेशन से हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा 2H2 प्लस O2 से 2H2 जो बनेगा, ये रिएक्शन हमारा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। आप परिभाषा समझ लें फिर से क्या है। डिफिनेशन इसकी यह है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट में सिर्फ सिंगल का फॉर्मेशन करते हैं, सिर्फ क्या बनाएंगे, सिंगल, इसके साथ कोई सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला हमारा है, अब अगर मैं थोड़ी संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करूं, तो जनरली क्या होते हैं जो ये अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये किसी न किसी गुणधर्म के ऊपर ही होती है, मतलब किसी विशेष गुणधर्म के कारण इन्हें इनके नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं संयोजन अभिक्रिया की, तो संयोजन अभिक्रियाएँ जो होती हैं यह आपकी संतृप्त, मतलब इसमें असंतृप्त जो जैसे एल्कीन एल्काइन वगैरह जो आते हैं, वह क्या होते हैं संतृप्त प्रोडक्ट में बनते हैं, मतलब सिंगल में। जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल का, जैसे हमने लिया हुआ है, ध्यान दें, अगर मैंने लिया जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग पढ़ते हैं एथिलीन। हमने एथिलीन लिया हुआ है। अगर मुझको यहाँ पे H2 से रिएक्शन करना होगा हाइड्रोजन का, तो इसके फलस्वरूप ये बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। तो बच्चों, यहाँ पे ये एथीन बन जाएगा। देखिए, ये आपका क्या था, एथिलीन, ये आपका क्या है, एथिलीन। एथिलीन से ये बन रहा है आपका एथेन। ये क्या बन रहा है, एथेन। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुड़ाव। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एथिलीन जो होता है ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, और यहाँ पे जो एथेन है यह एक एल्केन है। एल्कीन यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो इसे कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बच्चों, यहाँ सॉरी गलती हुई, इसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये होते हैं अनसैचुरेटेड, और हिंदी में इसे कहते हैं असंतृप्त। और यहाँ पे जो एल्कीन बनते हैं इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो दोनों आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं वही बात करूँ अगर मैं सिंगल बॉन्ड की, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो ये आपका डबल बॉन्ड होता है इसमें से एक पाई बॉन्ड होता है जो कि टूट जाता है, और टूटने की वजह से इन दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तो अलग अलग होकर इन दोनों से जुड़ जाएंगे और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एथिलीन से जुड़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे। परिभाषा इसकी क्या होगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बच्चों हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो है दूसरी अभिक्रिया है, जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बच्चों कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। इसमें बच्चों क्या होता है, इसको अंग्रेजी की अगर मैं बात करूँ तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन यानी वियोजन अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं आप लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। डिसोसिएशन मतलब वियोजन और डीकम्पोजिशन मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन एक होता है। चलिए बच्चों हम इसमें देखेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा कि एक कोई कंपाउंड है जो दो या दो से अधिक कंपाउंड में ये टूटे। अभिकारक जो होते हैं वो प्रोडक्ट ये बनाते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे एक कोई यहाँ पे एक कोई सिंगल था और ये मतलब प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक पदार्थों के फॉर्मेशन में हो गया। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने लिया हुआ अमोनिया को अगर हम हीट करा देंगे तो यह आपका N2 और H2 में टूट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो अमोनिया को हीट कराने से ये N2 और H2 में जो डिसोसिएट हो रहा है या टूट रहा है, इसी घटना को हम लोग बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, मतलब एक सिंगल अभिकारक होता है जो दो या दो से अधिक आपका उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। इसे हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है बच्चों, इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर में है उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें जैसे हमने लिखा हुआ AB + CD, इससे क्या होता है कि ये रिएक्शन जब AB + CD से आप रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये अपने, या अगर हम मान लेते हैं पहले एक सिंगल लेते हैं, AB + C से रिएक्शन किया और प्रोडक्ट में आपका AC + B हो गया। इसमें क्या हुआ कि B जब जाएगा और इस C जब जाएगा और B को हटा के उसके स्थान पे लग जाएगा। तो जब किसी के बदले किसी को हटा के वहाँ पे किसी नए मॉलिक्यूल को रखते हैं तो इस घटना को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। किसी को हटा के उसकी जगह पे रखना विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के होंगे आपके? दो। एक आपका होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट
और एक आपका होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों सिंगल और डबल का क्या सिस्टम है ये ध्यान दें आप लोग। अगर जैसे अभी हमने जो ये एग्जांपल लिया हुआ था, तो एक मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे जो ये कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, इनमें से किसी एक को हटा के खुद लग जाएगा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे हमने लिया हुआ है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का विलेन लिया है और जिंक से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके उसके स्थान को खुद ग्रहण कर लेगा और ये कुछ रिएक्शन ऐसा होगा। इसमें बच्चों क्या होता है कि जिंक, आप देख रहे हो कि जिंक ने कॉपर को हटा दिया, बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड आप ले सकते हो जिसमें, अगर मैं इस बात में थोड़ा सा उल्टा इसी चीज़ को कहूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि जिंक सल्फेट है और कॉपर से रिएक्शन करा रहा, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीज़न बच्चों ये है कि यहाँ ऊपर हो गया और नीचे नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ये जिंक होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पावर की बात करें सिंपली, जिंक जो है जिंक जो होता है हाईली रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। जिंक हाईली रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। मतलब कह सकते हैं कि जिंक की जो क्रियाशीलता है वह कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से डिस्प्लेस कर सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉपर से जिंक के वाले में, तो कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। इसका रीज़न यह है कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ऑलरेडी ज़्यादा है। तो आप बेसिकली आप समझ क्या पाएँ कि जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वह कम क्रियाशील तत्वों को उनके सॉल्यूशन से हटा या डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जिनकी क्रियाशीलता कम होगी वह उनके हाईली रिएक्टिव होंगे, उन्हें उनके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे जिंक हाईली होने की वजह से कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर पा रहा है, जबकि कॉपर कम रिएक्टिव होने की वजह से जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे जनरली कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक इसको कर रहा है, तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा उसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जांपल होंगे आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट के। अब मैं बात करता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बच्चों जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो कंपाउंडों के फॉर्मेशन में होगा। जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, ये बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, यह बेसिकली दो कंपाउंडों में होंगे। जैसे हमने लिया हुआ है NeNO3 और हमने लिया है BaCl2। अगर मैं बात करूं NeNO3 और BaCl2, तो यहाँ पे जो दो कंपाउंड होंगे लिए जाएंगे, यह आपस में अपने आयनों का एक्सचेंज या जिसी को कह सकते हैं आप अदला बदली, ये अपने आयनों का क्या करते हैं, अदला बदली। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बनाएंगे NaCl और Ba, इसे अगर मैं मान लेता हूँ Na2SO4 मैंने लिया हुआ है, तो ये बनाएंगे NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल की संख्या अगर मैं बात देखूँ तो यहाँ से दो बैलेंस कर देंगे, अब ये बैलेंस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे Ba और Na ये इन्होंने अपने स्थान को चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से ये सब फॉर्मेशन है। तो जब दो कंपाउंड आपस में अपने आयनों की एक्सचेंजिंग करते हैं तो यहाँ पे जो विस्थापन होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी द्वितीय विस्थापन, या इसी को कहा जाता है उभय अपघटन। इसी को बोलते हैं बच्चों उभय अपघटन, इसी को बोला जाता है उभय अपघटन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, इनको अलग अलग समझेंगे। तो बच्चों इसमें पहला है जैसे आपका, इसे फर्स्ट नंबर पे आपका है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को बच्चों अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ऊष्माक्षेपी में बच्चों क्या होगा, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सोथर्मिक। अब आप ध्यान देंगे इसमें क्या होता है कि अगर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर ऊष्माक्षेपी होगा तो रिएक्शन होने की वजह से
उससे कुछ हीट निकलेगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि A+B से हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, इससे हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसको हम लिखेंगे, मान लेते हैं जैसे 22 किलो कैलोरी जूल, मान लीजिए, जो भी हीट ऑब्जर्व हो रही है ऊर्जा के फॉर्म में, सॉरी जो ऊर्जा होती है हीट के फॉर्म में निकलती है। तो यह अगर रिएक्शन होने से अगर कोई हीट निकल रही है कोई, तो वो रिएक्शन आपका ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसमें इसको पहचानने का जो बेसिक सा कंटेंट की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट की ओर जो भी हीट निकल रही होगी उसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया गया। अगर प्रोडक्ट की ओर पॉजिटिव साइन लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि उसमें ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो रहे हैं। दूसरा है आपका जैसे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी को बच्चों कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों इंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी रिएक्शन क्या होते हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन जो वायुमंडल की हीट को खींच रहा हो या अब्जॉर्ब कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो वायुमंडल, जब वो अभिकारक से कोई प्रोडक्ट बनाए उस सिचुएशन में वो वायुमंडल की जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो रिएक्शन हमारा ऊष्माशोषी रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। और इसको पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, ऊष्माशोषी में जो एनर्जी होती है उसको माइनस साइन से दिखाया गया था, -40 किलो जूल या किलो कैलोरी के हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो साइन चिन्ह माइनस है ना, यहाँ पे जो ये माइनस होगा उसको हम ऊष्माशोषी कहेंगे, और पॉजिटिव होगा तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ये इसका एक बेसिक सा मतलब पहचानने का तरीका होगा किसी रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन आपको दे देता है और कहता है कि बताइए ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी रिएक्शन है, तो उसके लिए एक बेसिक सा आइडिया है कि प्रोडक्ट की ओर अगर पॉजिटिव साइन चिन्ह लगा है तो ऊष्माक्षेपी और माइनस लगा है तो ऊष्माशोषी रिएक्शन हो रहे होंगे। ये एक पहचानने का एक तरीका है, मतलब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब बच्चों को मैं यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता था, यहाँ पे जो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का क्या कंटेनमेंट है। तो बच्चों ये जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं ना, वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन जिसको बोल सकते हो आप, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, इनका अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो ये कोई भी रिएक्शन का जो वियोजन होता है या अपघटन होता है वह किसी न किसी बाह्य एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कि एक्सटर्नल सोर्स में, हमारे सिलेबस में जनरली कुछ एक्सटर्नल सोर्स से बात, जैसे अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन को गर्म कराने से वो रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या वियोजित हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तापीय वियोजन। एक होता है हमारा तापीय वियोजन। दूसरा, अगर हम मान लेते हैं कि हमने किसी रिएक्शन को हीट मतलब धूप में रख दिया, तो सूर्य की वजह से जब सूर्य का जब प्रकाश होगा तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब वियोजित हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका मतलब प्रकाशीय वियोजन। इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, एक कैथोड और एक एनोड के बारे में। उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं जिसकी वजह से वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वियोजन के नाम से जानेंगे। विद्युत वियोजन जिसे इस बारे में अगर जैसे हमने लिया हुआ है कि हमने KCl लिया हुआ है, KCl को जब हीट कराएंगे ना तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, या K पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन देगा। इसमें जो ये पॉजिटिव वाला टर्म होगा ये आपके कैथोड पे और Cl वाला जो टर्म होगा ये एनोड के इलेक्ट्रोड पे होते हैं। तो ये आपका वियोजन के तरीके हैं। वियोजन अभिक्रियाएं सदैव किसी एक्सटर्नल सोर्स से ही होंगी, जब कोई बाहर जो सोर्स होता है उसकी वजह से होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको तापीय वियोजन कि जब आप किसी भी रिएक्शन को हीट देते हो तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा या वियोजित हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे तापीय वियोजन या थर्मल। इसको अंग्रेजी की अगर मैं बात करूँ इसे बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मल डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन।
प्रकाशी को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस और इलेक्ट्रो डिसोसिएशन, मतलब इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन कह सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म होते हैं आपके डिसोसिएशन या अपघटन के। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने टाइप से हो सकती हैं। विस्थापन अभिक्रिया में आपने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया 2 टाइप की होती है, एक सिंगल मतलब एकल और दूसरा होता है डबल। उसके बाद हमने देखा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी कैसे होते, पहचानने का क्या तरीका होता है। प्रोडक्ट की ओर अगर प्लस साइन होगा तो ऊष्मा आपका क्षेपी तथा माइनस साइन होगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। अब बच्चों ये जो बचा हुआ हमारा आक्सीकरण तथा अपचयन, इसे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।